दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट केवीएस जैसी परीक्षाओं में जो भाषा एवं शिक्षण शास्त्र से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों भाषा अर्जन कैसे प्रक्रिया है। तो दोस्तों भाषा जो अर्जन है ये स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, अर्थात इसके लिए कोई औपचारिक जो है विधि नहीं होती है। तो भाषा जो अर्जित की जाती है वह स्वाभाविक और अनौपचारिक तरीके से हो जाती है। दोस्तों बात करेंगे भाषा सीखने की प्रक्रिया में किसका सबसे अधिक महत्व होता है। तो दोस्तों इसमें जो बालक होता है वह छोटा होता है, उसे किसी प्रकार की भाषा नहीं होती, लेकिन वह सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जो है वह अपने जो परिवेश में भाषा बोली जाती है वह भाषा अर्जन कर लेता है, तब वह भाषा सीख जाता है। दोस्तों बात करेंगे भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। तो दोस्तों मातृभाषा का प्रयोग किए बिना भाषा सिखाई जाती है प्रत्यक्ष विधि में, तथा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है तो वह है बोलने, पढ़ने और लिखने में जो है बालक जो है सक्षम होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। बात करेंगे बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह पाते हैं, तो यह क्या है। तो दोस्तों यह जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों भाषा के नियमों को जो है कंठस्थ करना जो है भाषा शिक्षण कहलाता है। बात करेंगे गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है। तो दोस्तों सीखे गए विषयों का जो है अभ्यास जो घर पर किया जाता है उसको गृह कार्य कहा जाता है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो होती हैं वह क्या दर्शाती हैं। तो दोस्तों ये सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसका एक हिस्सा होती हैं त्रुटियां, कि बच्चा जो है बालक जो है वह कुछ सीख रहा है। बात करेंगे सुलेख का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेख। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों छात्रों की जो कमजोरियों का जो पता लगाया जाता है, अर्थात उसको जो निदानात्मक उसको परीक्षण कहा जाता है, लेकिन जब जो उसके निदानात्मक परीक्षण के बाद जो उसकी कमियां पता चल जाती हैं उसके बाद जो है जो उसे शिक्षण दिया जाता है वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे हिंदी भाषा कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों भाषा के 4 मुख्य कौशल का जो सही क्रम है वह है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे आप LSRW से ही समझ सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे सर्वदर्शी सामग्री का जो उदाहरण क्या है। तो दोस्तों वह है टेलीविज़न। तथा बोलना कौशल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण जो करना वह बोलना कौशल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है। बात करेंगे पढ़ने का अर्थ केवल अक्षरों को पढ़ना नहीं बल्कि क्या है। तो दोस्तों अर्थ को समझना जो है वह पढ़ने का अर्थ केवल अक्षर को पढ़ना नहीं उसे समझना है। बात करेंगे मौन पाठन से क्या लाभ होता है। तो दोस्तों गहन अर्थ करने में जो है सहायता जो होती है वह मौन पाठन से लाभ होता है। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो है अर्थ को समझने पर बल दिया जाता है। बात करेंगे बच्चों की श्रवण क्षमता का आकलन करने का सबसे जो अच्छा तरीका क्या है। तो दोस्तों सुनी हुई कहानी पर प्रतिक्रिया देना जो है बच्चों की श्रवण क्षमता का आकलन का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। बात करेंगे लिखना एक क्या है। तो दोस्तों एक तरह की बातचीत है लिखना दोस्तों, अर्थात जो अपने सुझाव वगैरह हैं तो वह जो उसे हम हाथों द्वारा उसे जो वर्णों में जो लिखते हैं तो उसको क्या वह लिखना कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे लिखना सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो दोस्तों अपने विचार जो लिखकर प्रकट करते हैं वह सबसे अच्छा तरीका है। बात करेंगे श्रव्यदर्शी उपकरणों का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इससे जो है सभी इंद्रियां जो होती हैं वह सक्रिय हो जाती हैं। बात करेंगे शिक्षण विधियों एवं उपागम से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ने की सबसे उपयुक्त विधि जो है वह कौन सी है। तो दोस्तों आगमन विधि जो है वह प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें जो क्या होता है पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद जो है नियम समझाए जाते हैं। दोस्तों बात करेंगे निगमन विधि में क्या किया जाता है। इसमें जो है पहले नियम दिए जाते हैं, उसके बाद जो है उदाहरण दिया जाता है। दोस्तों बात करेंगे खेल विधि के जो जन्मदाता हैं वह हैं फॉवेल, तथा किंडरगार्टन जो विधि है वह किस पर आधारित है। तो दोस्तों ये खेल और रचनात्मक जो कार्य होते हैं उन पर आधारित है। बात करेंगे मॉन्टेसरी विधि में बालक जो है
वह कैसे सीखते हैं, तो ये इंद्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं तथा मॉन्टेसरी विधि की जो खोज की थी वह की थी मारिया मॉन्टेसरी ने दोस्तों। बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में पुस्तक क्या है, तो दोस्तों पुस्तक जो है वह एक साधन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, तो दोस्तों छात्रों की शैक्षिक और शैक्षिक जो उपलब्धियों का मूल्यांकन करना जो है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों छात्रों के विकास का आकलन करना जो है मूल्यांकन कहलाता है। व्याकरण शिक्षण की किस विधि में को वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, तो दोस्तों पुस्तक विधि जो है उसको वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि जो है वह है अर्थबोध विधि दोस्तों। बात करेंगे भाषा की प्रकृति और विविधता से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भाषा की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, तो दोस्तों वह होती है परिवर्तनशील और जटिल से सरल की ओर दोस्तों। बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है, तो दोस्तों ये राजभाषा का जो है हिंदी का स्थान है राजभाषा के रूप में। तथा बहुभाषिकता कक्षा में क्या कार्य करती है, तो दोस्तों बहुभाषिकता जो होती है वह एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। अर्थात बालक जो हैं जितनी भी तरह तरह की भाषाएं बोलेंगे तो उससे क्या है बच्चा जो है उसे अलग अलग तरह की भाषाओं का ज्ञान होगा, तो ये एक संसाधन के रूप में कार्य करेंगी दोस्तों। बात करेंगे कक्षा में बच्चे मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों शिक्षक को जो है उन बच्चों का सम्मान करना चाहिए, ना कि डांटना चाहिए। बात करेंगे भाषा की लिपि क्या है, तो दोस्तों लिखित रूप का मानक जो चिन्ह प्रदर्शित की लिखित रूप में जो मानक चिन्हों के द्वारा जो लिखी जाती है भाषा उसको भाषा की लिपि कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है हिंदी उस जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तथा देवनागरी लिपि कैसी है, तो ये दोस्तों एक वैज्ञानिक लिपि है। बात करेंगे भाषा क्या है, तो दोस्तों विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है भाषा। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या की बात की जाए तो वह है कुल 11 तथा व्यंजनों की संख्या जो है वह है 33 दोस्तों। बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण एवं मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। उपचारण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों कमियों को दूर कर शिक्षण को जो है बेहतर बनाना जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जो निदानात्मक प्रशिक्षण किया जाता है उसमें जो है बच्चों की कमियों का पता चला जाता है, उसके बाद जो है उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है उनकी कमियां जो होती हैं वह दूर कर दी जाती हैं और उनके शिक्षण को जो है बेहतर बनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे उपचारा शिक्षण कब दिया जाना चाहिए, तो ये निदानात्मक जो परीक्षण है उसके बाद दिया जाता है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो दोस्तों पोर्टफोलियो का अवलोकन करना जो है वह भाषा आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है दोस्तों। बात करें पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है, तो दोस्तों छात्रों के कार्यों का जो क्रमिक संग्रह होता है वह पोर्टफोलियो कहलाता है दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो दोस्तों छात्रों ने कितना सीखा है यह जानना जो है उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है दोस्तों। बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों इसे शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का जब बच्चों के आकलन होता है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अंतर्गत आता है दोस्तों। बात करेंगे लिखित परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं वह कैसे होने चाहिए, तो दोस्तों वह वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरी और निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए दोस्तों। बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों वाद विवाद और कविता पाठ से जो है मौखिक व्यक्ति का अभिव्यक्ति का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मूल्यांकन की विशेषता की बात की जाए तो वह विश्वसनीयता और वैधता जो है वह मूल्यांकन की विशेषता कहलाती है दोस्तों। बात करें छात्रों की उपलब्धियों में अंतर होने का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता जो है वह छात्रों की उपलब्धियों में अंतर होने का जो है मुख्य कारण होता है दोस्तों। बात करेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों सभी तरह के बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे जो है शिक्षा का अवसर देना जो है वह समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो कौन सी लिपि जो है उपयुक्त होती है वह है दोस्तों ब्रेल लिपि, जिसकी जो खोज की थी वह लुईस ब्रेल ने की थी तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों। बात करेंगे ब्रेल लिपि के जनक जो हैं वह हैं लुईस ब्रेल दोस्तों, तथा ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है ब्रेल लिपि। तथा श्रव्यबाधित बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो दोस्तों श्रव्यबाधित जो बच्चे होते हैं उनको सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। बात करेंगे डिस्लेक्सिया जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है तथा डिस्ग्राफिया जो है वह लिखने की अक्षमता से संबंधित है।
डिस्कैलकुलिया की बात की जाए तो यह कैलकुलेशन से आप संबंधित कर सकते हैं दोस्तों, गणितीय विकार से संबंधित होती है अर्थात गणनाओं से रिलेटेड होती है। बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है, तो दोस्तों जिज्ञासा और सृजनात्मकता जो है वह बच्चों की, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है। बात करेंगे पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है, तो दोस्तों विशेष शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं वह पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक होती हैं। बात करेंगे सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या है, तो दोस्तों वह है मौलिकता और नवीनता। बात करेंगे कविता, नाट्य एवं कहानी शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति जो है वह कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बात करेंगे पद अर्थात कविता का पठन करते समय क्या अनिवार्य है, तो दोस्तों लय और ताल जो है वह अनिवार्य होता है। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों बच्चों के अंदर जो है कल्पना शक्ति का विकास करना जो है वह प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता है। बात करेंगे नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो है वह कौन सी है, तो दोस्तों कक्षा में अभिनय प्रणाली जो है बच्चे जो है नाटक में हिस्सा लेते हैं वह नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। बात करेंगे व्याकरण शिक्षण के लिए निगमन विधि कहाँ उपयोगी है, तो दोस्तों यह जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण जो है कैसे किया जाता है, तो दोस्तों अर्थ और पर्याय बताकर जो है वह गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण अर्थात जो कठिन चीज़ें आ जाते हैं उनका जो है उनको गद्य या अर्थ बताकर जो है उनकी जो परेशानियां होती हैं अर्थात जो उनका अर्थ बच्चों को समझ नहीं पाते हैं तो उसको जो बताकर जो है बच्चों के लिए सरल बनाया जाता है। बात करेंगे प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का जो अवसर देना जो है वह रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य होता है। बात करेंगे पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास और प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों भाषा का विस्तार करना जो है वह उसका मुख्य उद्देश्य होता है। बात करेंगे मौन पाठन कब शुरू किया जाना चाहिए, तो दोस्तों कक्षा 3 से जो है मौन पाठन आरंभ कर दिया जाता है दोस्तों। बात करेंगे उच्चारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, तो दोस्तों ध्वनियों का स्पष्ट ज्ञान जो है वह उच्चारण शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। बात करेंगे भाषा शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। एक आदर्श शिक्षक हिंदी में कौन सा गुण होना चाहिए, तो दोस्तों विषय का अच्छा ज्ञाता और शिक्षक जो है वह धैर्यवान होना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है शिक्षण प्रक्रिया के जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के इसके 3 ध्रुव होते हैं। बात करेंगे पाठ्यक्रम क्या है, तो दोस्तों शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो साधन है वह पाठ्यक्रम कहलाता है तथा शिक्षण सहायक सामग्री क्या करती है, तो दोस्तों सीखने की जो प्रक्रिया है उसको रोचक बनाने का काम करती है। बात करेंगे शिक्षण विधियाँ के चुनाव में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों छात्रों की मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए तथा कक्षा में छात्रों की सक्रियता जो है कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो दोस्तों प्रश्न पूछकर और चर्चा करके जो है कक्षा में छात्रों की सक्रियता जो है बढ़ाई जा सकती है। बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं, योजना परियोजना विधि के नाम से इसे जानते हैं प्रोजेक्ट विधि को, तो उसके जो जन्मदाता हैं वह हैं किलपैट्रिक दोस्तों। प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्मदाता हैं वह माने जाते हैं सुकरात दोस्तों। तो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वह छात्रों को सीखने के लिए जो है तैयार करता है दोस्तों। बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो ये होता है शिक्षण कौशल का विकास करना तथा माइक्रो टीचिंग का जो समय है वह है दोस्तों 36 मिनट का। बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। करके सीखने का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, तो दोस्तों ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका जो अर्थ होता है वह पूर्व ज्ञान से जो है नए ज्ञान को जोड़ना जो है इसका अर्थ होता है दोस्तों। बात करेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों ठोस वस्तुओं के माध्यम से है जो है विचारों को समझना जो है वह मूर्त से अमूर्त की ओर का अर्थ होता है दोस्तों। बात करें पूर्ण से अंश की ओर अर्थात शिक्षण सूत्र का आधार क्या पढ़ाया जाता है, तो दोस्तों पहले कहानी फिर वाक्य और उसके बाद जो है शब्द बताना जो है जो ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का आधार है दोस्तों। बात करेंगे अनुकरण विधि का प्रयोग कब अधिक होता है, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर लेखन और वाचन सीखने में जो है अनुकरण विधि का उपयोग होता है तथा भाषा प्रयोगशाला किस कौशल के विकास में सहायक है, तो दोस्तों श्रवण और वाचन कौशल के लिए विकास में सहायक होती है। बात करेंगे मातृभाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों बालक को उसके परिवेश से जोड़ने का काम करती है मातृभाषा दोस्तों। बात करेंगे
बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है? तो वह हैं दोस्तों जॉन डेवी। तथा शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास करना जो है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मापनी और परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण आधारित शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संज्ञा अर्थात नाउन के जो है कुल 5 भेद होते हैं तथा सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह होते हैं कुल 6। तथा हिंदी में समास के भेद की बात की जाए तो वह होते हैं 6 तथा कारक जो होते हैं वह होते हैं कुल 8 दोस्तों। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों शब्द के जो आगे जो लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं तो वह कहलाते हैं दोस्तों प्रत्यय। बात करेंगे पर्यायवाची शब्द का शिक्षण जो है कैसे किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वाक्यों में जो प्रयोग करके जो है पर्यायवाची शब्द का शिक्षण किया जाना चाहिए। तथा विलोम शब्द कैसे सिखाए जाने चाहिए? तो दोस्तों खेल और मिलान विधि द्वारा जो विलोम शब्द होते हैं वह सिखाए जाने चाहिए। बात करेंगे संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संधि के जो हैं वह 3 भेद होते हैं तथा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कुल भेदों की बात की जाए तो वह होते हैं दोस्तों 8। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।